देखिएगा बच्चों, आज हम लोग नेमिंग लेंगे अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेमिंग ली थी कटायनिक और नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, और ये नेमिंग आपको तभी ज़्यादा समझ आएगी जब आप लोगों को पिछला लेक्चर आता होगा। तो यदि आपको पिछला लेक्चर नहीं आता है तो ये नेमिंग जो है थोड़ी कम समझ आ सकती है आपको। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेमिंग पूरी समझ आए। देखिएगा, एक कंपाउंड लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर K4FeCN का होल टाइम्स 6। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम लोगों को नेमिंग करनी है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कटायनिक है या फिर अनायनिक है या फिर न्यूट्रल है। तो देखिए किसको क्या कहते हैं। ये वाला जो होता है Fe यहाँ पर है, ये कौन है? सेंट्रल मेटल कौन है? एटम। तो Fe यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है। साइनाइड यहाँ पर कौन है? लाइगेंड्स। तो Fe कौन है? सेंट्रल मेटल एटम है। साइनाइड कौन है यहाँ पर? लाइगेंड्स। और ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, या तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं या फिर हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो या तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहें या कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा रहता है इसको हम लोग यहाँ पर काउंटर आयन कहेंगे या इसको हम लोग कटायनिक पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? कटायनिक पार्ट कहेंगे या फिर काउंटर क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। देखिएगा, पहले शब्द देखिएगा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कहें कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। Fe है ये Cn का होल टाइम 6 है और ये सब किस में लिखे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। अब K क्या है? ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है या कहें कि स्क्वायर ब्रैकेट से पहले। तो Fe कौन हुआ है? यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हुआ है। ये 6 साइनाइड है, ये कौन है? लाइगेंड्स है। और K4 क्या है? काउंटर आयन है या कहीं कटायनिक पार्ट है। ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है ये पूरा इतना, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई यदि हम लोग इसको पानी में डालें तो K4FeCN का होल टाइम 6, यदि इसको पानी में डालें तो पानी में डालने पर ये डिसोसिएट होना चाहिए, हाइड्रोलाइज होना चाहिए या कहें कि ये आयनाइज होना चाहिए। तो पानी में डालने पर ये आयनाइज होगा। और किस में आयनाइज होगा? 4K पॉजिटिव में और FeCN का होल टाइम 6 किस में? अब देखिए ये कौन है? पोटेशियम है। और ये पूरा कौन है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। तो आप लोगों को चार्ज लिखना है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कितना चार्ज है। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे। आपको पता है एक पोटेशियम पे एक चार्ज होता है, तो 2 पे 2 प्लस हो गए। यहाँ पर 4 पोटेशियम है तो इसका मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। तभी ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है या पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो न्यूट्रल होगा या कहें कि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 होगा। तो ओवरऑल चार्ज तभी 0 होगा जब इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या हो? इसमें नेगेटिव चार्ज हो। यदि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अनइक्वल है तो तब इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 कभी भी नहीं होगा। तो देखिएगा, तो 4 पॉजिटिव है तो 4 ही क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे विद्यार्थियों कि हम लोगों को काउंटर आयन पे चार्ज पता होता है। तो काउंटर आयन पे यदि हमें चार्ज पता है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर हम आराम से चार्ज लिख देते हैं। और कितना होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज? जितना काउंटर आयन पे चार्ज होता है उसका उल्टा होता है। क्या होता है? उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अब यहाँ पर कितने पॉजिटिव है? 4 पॉजिटिव है तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 नेगेटिव आएगा। अब आधे बच्चे मेरे को बोलेंगे कि सर ये क्यों नहीं डिसोसिएट हुआ?
ये क्यों नहीं आयनाइज्ड हुआ? तो याद रखना कि कोऑर्डिनेशन जो स्पेयर होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर डज नॉट डिसोसिएट या कहें आयनाइज्ड होते हैं। तो याद रखना ये बात आप लोग कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है या कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है, ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होती है और कभी भी आयनाइज्ड नहीं होती है। तो यदि आप इसको पानी में डालेंगे तो ये पानी के अंदर कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो का तो पड़ा रहेगा। एक बात है। फिर दूसरी बात ये है, सेकंड पॉइंट ये है कि भाई आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अनायनिक है और कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कटायनिक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होते हैं, अनायनिक होते हैं। और यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होते हैं, कटायनिक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज दैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैरी ए नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर नेगेटिव क्या होता है, चार्ज होता है। तो ये ऊपर वाला अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों है भाई अनायनिक कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो थोड़ा दूसरे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर हम लोगों को दे दिया जाए Na3 दे दिया है, Na3 दे दिया है, इधर हम लोगों को लिख दिया है Zn है, ये Zn हो गया है। इधर NH2 का क्या हो गया, Zn है, NH2 का ये NH3 कर लेते हैं, NH3 का होल टाइम्स 4 हो गया है, हो गया भाई, ओके। और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, चलिए इसके अंदर ही कर लेते हैं। इसके अंदर लिख दिया है आप लोगों को NO2 लिख दिया है। और आपसे कहा जाए कि बताइए कि भाई ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अनायनिक है या फिर कटायनिक है। तो आप कैसे करेंगे इसका नाम, तो देखिएगा पहले मैं आपको एक देसी तरीका भी बताऊंगा जिससे पहचान होगी। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला, वाटर डाला। तो वाटर डालने पे ये डिसोसिएट होगा और कैसे टूटेगा, बताओ यहाँ कितने सोडियम है, 3 सोडियम है। तो 3 सोडियम को हम ऐसे लिख देते हैं, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये कैसे होगा, ये कैसे टूटेगा भाई, प्लस का साइन, और ये क्या हो गया Zn, और दूसरा क्या NH3 का होल टाइम्स कितना 4, और अंदर क्या NO2। अब ये पूरा बाहर आ गया। अब पहले मुझे बताओ कि भाई कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कितना चार्ज है। तो आपको पता नहीं कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कैसे चार्ज है, कितना चार्ज है, तो आपको कैसे पता करेंगे। आपको पता है काउंटर आयन जो है उस पे 3 पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर 3 सोडियम है, एक सोडियम पे +1 है तो 2 पे +2 हो गया, तो 3 है तो कितना हो गया, 3 प्लस हो गया, मतलब इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता हो तो उसको कहते हैं हम लोग अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो क्या होते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर, ये होता है भाई कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। देखिए एक आपको पहचान बताता हूं, यदि काउंटर आयन, ये कौन है, काउंटर आयन है, सोडियम भी काउंटर आयन है। तो यदि काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्पेयर से पहले है, यदि काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्पेयर से पहले है तो वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो अनायनिक होगा 100%। और यदि काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद में है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 100% कैसा होगा, कटायनिक होगा। और यदि काउंटर आयन नहीं है बट कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो तब भी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होता है, अनायनिक होता है। कैसा होता है, अनायनिक होता है। तो चलिएगा अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो पहचान लोगे कि भाई कौन होता है अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पहचान कैसे करेंगे, काउंटर आयन
यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर से पहले है तो वो 100% जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कैसा होता है, अनायनिक होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर क्या दे रखा हो, नेगेटिव चार्ज दे रखा हो, तो तब भी वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो चलिएगा अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ये कंपाउंड है K4FeCN का होल टाइम्स कितना है, 6। तो बताओ ये कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अनायनिक है। क्योंकि भाई यदि इसको आप हाइड्रोलाइज करेंगे, पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होने पर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और मैंने बोला है कि यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होते हैं, अनायनिक होते हैं। कैसे होते हैं, अनायनिक, या बोले नेगेटिव वाले होते हैं। तो चलिए इसका नेम करते हैं। देखिए नाम करने के लिए आप लोगों को रूल्स का आना जरूरी है। किसका आना जरूरी है, रूल्स का आना जरूरी है। देखिए पहला रूल क्या होता है, रूल नंबर 1 क्या होता है। तो हम लोग रूल नंबर 1 को देखते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है। तो देखते हैं रूल नंबर 1 क्या है। अब देखिए ये पोटेशियम कैसा है, पॉजिटिव है, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो पहला रूल ये है कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कटायनिक पार्ट। सबसे पहले आपको कटायनिक पार्ट का नाम लिखना है। कटायनिक पार्ट का मतलब होता है पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, या कहें कि सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है, इसमें काउंटर आयन का नाम लिखना है। तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, पहला रूल ये है कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कटायनिक पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कटायनिक पार्ट होते हैं। तो कटायनिक पार्ट का नाम लिखना है। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कटायनिक पार्ट होता है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, कटायनिक पार्ट का नाम लिखना है। कटायनिक पार्ट का मतलब होता है पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है। यदि पॉजिटिव पार्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले किसका नाम लिखना है, काउंटर आयन का नाम लिखना है, जो पहले लिखा होता है। तो रूल नंबर 1 ये है IUPAC कमेटी का कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कटायनिक पार्ट। सबसे पहले कटायनिक पार्ट का नाम लिखना है, या कहें कि सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, या कहें कि सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लिखना है। किसके केस में, अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में। तो चलिएगा इसका नाम करते हैं। तो बताइएगा यहाँ पर K है, तो K को क्या कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं। क्या कहते हैं K को, पोटेशियम कहते हैं। आप कहेंगे कि सर इनके नंबर रिप्रेजेंट नहीं करते क्या। देखिएगा भाई, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद पहले लिखे रहते हैं या कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद में लिखे रहते हैं, या कहें कि जो काउंटर आयन होते हैं उनके नंबर जो हैं हम जर्नली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको टेट्रा पोटेशियम, 4 को मतलब टेट्रा कहते हैं, तो टेट्रा पोटेशियम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको सीधा नाम लिखना है कि कौन है वो। तो पोटेशियम है तो सीधा पोटेशियम लिख दिया। तो आप टेट्रा मत लिखना, यदि टेट्रा लिखेंगे तो गलती हो सकती है। तो टेट्रा पोटेशियम नहीं है, सीधा क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। तो पहला रूल तो यही है कि किसका नाम लिखना है, कटायनिक पार्ट का नाम लिखना है, या पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, या कहें कि किसका नाम लिखना है, काउंटर आयन का नाम लिखना है। रूल नंबर 2 क्या होता है, रूल नंबर 2 क्या है। देखिए ये कौन है, इधर लिख देते हैं आपको दिक्कत ना हो। तो ये कौन है, कटायनिक पार्ट है। ये कौन है, सेंट्रल मेटल कौन है, एटम। और ये कौन है यहाँ पर, साइनाइड, लाइगेंड्स। कौन है भाई, लाइगेंड्स। तो चलिएगा, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब आप लोग कटायनिक पार्ट का नाम लिख लें, जब आप कटायनिक पार्ट का नाम लिख लें तो फिर किसका नाम लिखना है, लाइगेंड्स का नाम लिखना है। और इनके नंबर रिप्रेजेंट करने हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा से। तो इसके बाद किसका नाम लिखना है, राइट द नेम ऑफ लाइगेंड्स होते हैं। तो राइट द नेम ऑफ लाइगेंड्स and their number represented by डाई किसके लिए लगाना है, 2 के लिए, ट्राई किसके लिए लगाना है, 3 के लिए, टेट्रा किसके लिए लगाना है, 4 के लिए, पेंटा किसके लिए लगाना है, 5 के लिए, और हेक्सा किसके लिए लगाना है, 6 के लिए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप लोग कटायनिक पार्ट का नाम लिख दें, इस कटायनिक पार्ट का नाम लिख दें या पॉजिटिव पार्ट का नाम लिख दें, तो उसके बाद किसका नाम लिखना है आप लोगों को, लाइगेंड्स का नाम लिखना है।
और लाइगेंड्स के नंबर रिप्रेजेंट करने हैं डाई से। डाई कब यूज करेंगे? जब 2 होंगे। ट्राई तब यूज करेंगे जब 3 होंगे। टेट्रा तब यूज करेंगे जब 4 होंगे। और पेंटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब 5 होंगे। तो यहाँ पर कितने लाइगेंड हैं? 6 हैं। तो 6 के लिए क्या यूज करा हम लोगों ने? हेक्सा यूज करा है। क्या यूज करा है? हेक्सा यूज करा है। अब देखिएगा ये जो CN होता है इसको केमिस्ट्री में हम लोग साइनाइड आयन कहते हैं। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो इसका नाम होता है साइनो। क्या नाम होता है? साइनो। ऐसे तो ये साइनाइड आयन है, जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब इसका नाम होता है साइनो। तो हर एक चीज का एक प्रॉपर नाम होता है व्हेन एक्ट एज ए लाइगेंड, जब वो लाइगेंड की तरह क्या करता है? एक्ट करता है। तो देखिएगा पहले पोटेशियम लिख चुके हैं, फिर उसके बाद 6 थे, लाइगेंड 6 हैं तो हेक्सा का इस्तेमाल कर लिया है। और साइनाइड को क्या कहते हैं हम लोग? साइनो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? साइनो कहते हैं। तो इसका नाम हो पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब जब आप लोग लाइगेंड्स का भी नाम लिख लें तो उसके बाद आप लोगों को नाम लिखना है किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। तो उसके बाद आपको किसका नाम लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम का। इन लैटिन किसमें लिखना है? इन लैटिन में लिखना है। लैटिन में लिखना है एंड देयर नेम एंड विद 8। तो लैटिन में लिखना है और लैटिन में नाम के आखिरी में क्या आना है? 8 आना है। क्या आना है भाई? 8 आना है। तो जब आप लोग लाइगेंड का नाम लिख ले तो उसके बाद आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, वो भी लैटिन लैंग्वेज में लिखना है कि लैटिन में किस मेटल का क्या नाम होता है, लैटिन में लिखना है। और उसके नाम के बाद में क्या लगाना है? 8 लगाना है। तो आयरन है, आयरन को लैटिन में हम लोग फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। तो फेरस से फेरस है तो क्या कहते हैं हम लोग? आयरन को लैटिन में फेरस कहते हैं। तो यहां से OUS को हटा देते हैं और OUS की जगह पर हम लोग लगा देते 8, तो ये बन जाता है बच्चों फेरेट। आयरन को क्या बोलेंगे यहाँ पर? फेरेट बोलेंगे। अब बोलेंगे आप सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग या किस मेटल को क्या बोलेंगे? तो आप चिंता मत करिएगा, मैं सब बताऊंगा। तो आयरन को यहाँ पर बोलेंगे फेरेट, क्योंकि लैटिन में फेरस होता है। फेरस से OUS हटाया और इसके बदले में क्या लगा दिया? 8 लगा दिया, तो बन गया फेरेट। साथ में इसकी क्या लिखनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि भाई आयरन के ऊपर कितना चार्ज है। तो जिस चीज के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन क्या होती है? स्टेट होती है। तो आपको चार्ज बताना है तो देखिएगा चार्ज कैसे निकालेंगे। जिस पे भी चार्ज निकालना होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। तो नीचे निकाल लेते हैं हम लोग, ये यहीं पर निकाल लेते हैं। देखिएगा तो कितने पोटेशियम है यहाँ पर? 4 पोटेशियम है। एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1 होता है। किसके ऊपर चार्ज निकाल रहे हैं हम लोग? आयरन के ऊपर चार्ज निकाल रहे हैं, मतलब सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज निकाल रहे हैं। जिस पे चार्ज निकालते हैं उसको एक्स मान लेते हैं। कितने प्लस का साइन लगाया? कितने साइनाइड H है? एक साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 0 है। अब देखिएगा बच्चों ये 4 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। इधर कितना हो गया? x हो गया। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस के 6 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखिएगा ये माइनस के 6, ये प्लस के हैं तो कितना आ गया? माइनस के कितना आ गया रे? माइनस के 2 आ गया है, इक्वल्स टू 0। और यदि आप लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इसका मतलब ये है कि आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 2 है। या कहें कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो गया? फेरेट सेकंड नाम हो गया। क्या हो गया? फेरेट सेकंड। तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो नेम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। क्या नाम है? पोटेशियम, पहले पोटेशियम था, पोटेशियम लिख दिया। 6 थे तो हेक्सा, साइनाइड को साइनो तो हेक्सासाइनो। आयरन को क्या कहते हैं? फेरेट कहते हैं यहाँ पर। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? सेकंड है। तो इसका नाम हुआ विद्यार्थियों पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड होते हैं। क्या नाम होते हैं? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड होते हैं। चलिएगा अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, आगे क्वेश्चंस लेंगे तो उन पे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को मेटल के नाम बता देता हूँ लैटिन में, और साथ में उनके नाम के बाद बता देता हूँ कि 8 किस तरह से लगता है। तो आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी क्वेश्चंस करने में। चलिएगा देखिएगा, जैसे आयरन को हम लोग क्या कहते हैं? फेरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेट कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ मेटल
in Latin, name of metal in Latin, and their name end with 8, और इनके नाम के आखिरी में क्या रहा है? 8 आ रहा है। अब इसको याद रखना, यदि आपको ये याद नहीं हुआ कि किस मेटल को हम क्या कहते हैं तो आप लोगों को नेमिंग नहीं आएगी। देखिए आयरन को हम लोग कहते हैं लैटिन में फेरस, तो फेरस से OUS हटाते हैं और 8 लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे आयरन को क्या? फेरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेरेट। सिल्वर को हम लोग लैटिन में कहते हैं आर्जेंटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्जेंटेट कहते हैं, तो सिल्वर आर्जेंटेट हो गया है। गोल्ड को हम लोग कहते हैं ऑरेट कहते हैं। गोल्ड को क्या कहते हैं? ऑरेट कहते हैं। प्लैटिनम को कहते हैं, प्लैटिनम जो होता है प्लैटिनम मेटल है, इसको कहते हैं प्लैटिनेट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? प्लैटिनेट कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास टीन होती है, एसेनिक मेटल है, टीन है, और टीन से बनता है अस्टेनेट। क्या बनता है? अस्टेनेट बनता है, अस्टेनेट बनता है। जिंक है तो जिंक को क्या बोलेंगे? जिंकेट बोलेंगे। तो जिंक को क्या बोलेंगे? जिंकेट बोलेंगे। पैलेडियम है तो पैलेडियम को बोलेंगे पैलेडेट। क्या बोलेंगे? पैलेडेट बोलेंगे। तो पैलेडियम को पैलेडेट बोलेंगे। और निकल है तो निकल को बोलेंगे हम लोग लैटिन में, यहाँ पर जो वो लिखेंगे निकलेट लिखेंगे। तो निकल से बना निकलेट बना है। ओके, आगे चलते हैं और हम लोग। ओके, एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम से बनता है एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनेट बनता है। अब कॉपर हो गया, तो कॉपर से बनता है क्यूपरेट। कॉपर से क्या बनता है? क्यूपरेट बनता है। तो कॉपर से क्या बना? क्यूपरेट बना है। तो आयरन को क्या कहते हैं हम लोग? फेरेट कहेंगे यहाँ पर। सिल्वर को आर्जेंटेट, गोल्ड को ऑरेट, प्लैटिनम को प्लैटिनेट, टीन को एस्टेनेट, जिंक को जिंकेट, पैलेडियम को पैलेडेट, निकल को निकलेट, एल्युमिनियम को एलिमिनेट, और कॉपर को क्या कहेंगे? क्यूपरेट कहेंगे। अभी और बताते हैं आप लोगों को, कुछ एलिमेंट्स के नाम और बताते हैं। जैसे हमारे पास आ गया है पैलेडियम हो गया ना। ओके, एक और बताते हैं, जैसे कि ओके चलिए, तो यहाँ पर इतने ही नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। तो यदि और कुछ देखें, चलिए, हाँ, कोबाल्ट देख लीजिए। तो कोबाल्ट को कहते हैं हम लोग कोबाल्टेट कहते हैं। कोबाल्ट को क्या कहेंगे? कोबाल्टेट कहेंगे यहाँ पर। तो कोबाल्टेट को कोबाल्ट कहेंगे। चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गया Na3 आ गया, Na3 आ गया। क्रोमियम को भी लिख लेना। क्रोमियम को हम लोग कहते हैं क्रोमेट कहते हैं। तो क्रोमियम से बना क्रोमेट बना है। तो नॉर्मली ये तो सब याद हो जाएंगे। आप लोगों को जो मेनली याद करने हैं, एक तो आयरन वाला याद करना है, एक सिल्वर वाला याद करना है, एक गोल्ड वाला याद करना है, और एक टीन वाला याद करना है, स्टेनेट वाला। बाकी तो सब याद हो ही जाते हैं। तो आयरन को क्या कहते हैं? फेरेट, सिल्वर को आर्जेंटेट, गोल्ड को ऑरेट, प्लैटिनम को प्लैटिनेट, ओके, टीन को क्या कहते हैं? अस्टेनेट, जिंक को क्या कहते हैं? जिंकेट, पैलेडियम को क्या कहते हैं? पैलेडेट, निकल को क्या कहते हैं? निकलेट, एल्युमिनियम को क्या कहते हैं? एल्यूमिनेट, कॉपर को क्या कहते हैं? क्यूपरेट कहते हैं, कोबाल्ट को कोबाल्टेट कहते हैं, और क्रोमियम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेट कहते हैं। चलिएगा, अब हम एक कंपाउंड ले रहे हैं। तो Na3 हो गया है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं Cr। H2O का होल टाइम्स कर लेते हैं, H2O का होल टाइम्स, H2O का होल टाइम्स 2 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं। और साइनाइड यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। चलिए, ओके, चलो सिंपल ले लेते हैं। अभी तो साइनाइड ही ले लेते हैं। तो साइनाइड की जगह हम लोग साइनाइड का क्या कर देते हैं? 6 कर देते हैं। चलिए, इसका नाम करिएगा। तो कैसे करेंगे इसका नाम बच्चों? इसका नाम देखते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है? कटायनिक पार्ट का नाम लिखना है। तो कटायनिक पार्ट कौन है? ये वाला है। और इसके नंबर रिप्रेजेंट नहीं करने होते, डाई ट्राई वगैरह नहीं करने होते। तो Na को क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया सोडियम। फिर उसके बाद किसका नाम लिखते हैं? लाइगेंड्स का नाम लिखते हैं। तो लाइगेंड्स कौन है यहाँ पर? साइनाइड है। और साइनाइड को पता है क्या बोलते हैं हम लोग? साइनो बोलते हैं। जब किसकी तरह एक्ट करता है? ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है। तो कितने साइनाइड है यहाँ पर? 6 हैं। तो 6 को क्या कहते हैं हम लोग? हेक्सा कहते हैं। साइनाइड को क्या कहते हैं? साइनो। तो इसका नाम हुआ सोडियम हेक्सासाइनो। कोई दिक्कत तो नहीं? Na सोडियम लिख दिया यहाँ पर।
नंबर रिप्रेजेंट नहीं करते पॉजिटिव पार्ट के, कटायनिक पार्ट के कभी भी नंबर रिप्रेजेंट नहीं होते। कभी आप यहाँ लिखो कि ट्राई सोडियम, ट्राई सोडियम नहीं, खाली सोडियम। तो 6 थे तो हेक्सा हो गया। साइनाइड को क्या कहते हैं? साइनो कहते हैं। अब कौन किसका नाम लिखते हैं लाइगेंड के बाद? सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर? क्रोमियम। और क्रोमियम को क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमेट कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्रोमियम को क्या कहते हैं? क्रोमेट कहते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है साथ में, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो कितने सोडियम है यहाँ पर? 3 है। एक सोडियम पे कितना चार्ज होता है? +1 होता है। क्रोमियम पे चार्ज पता करना है तो x मान लेते हैं। कितने साइनाइड है? एक साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखिएगा तो ये कितना हो गया? 3 + x -6 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0 हो गया। ये 3 प्लस के हैं, ये 6 माइनस के हैं, तो मतलब माइनस के कितने हो गए? 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसका मतलब ये है कि भाई क्रोमियम के ऊपर यहाँ चार्ज कितना है? 3 है, तो ये आ गया थर्ड। तो ये थर्ड आ गया। अब देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होते हैं चार्ज ऑन द मेटल होते हैं। तो मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, चार्ज को ही हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखनी होती है और ब्रैकेट के कहाँ लिखनी होती है? अंदर लिखनी होती है। तो विद्यार्थियों इसका नाम हुआ है सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट, सॉरी सोडियम हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड है। क्या नाम है? सोडियम हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसे ये कंपाउंड है Zn है, अब ये OH का होल टाइम्स 4 है और 2 नेगेटिव है। बताओ पहले तो मुझे कि भाई ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। बट बताइए कि एनायनिक है कि नहीं है? है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। और मैंने बोला कि यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो या काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले हो तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 100% कैसे होते हैं? अनायनिक होते हैं। कैसे होते हैं? अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो चलिएगा नाम लिखिएगा इसमें। अब देखिए इसमें काउंटर आयन तो है नहीं, या कहीं कि इसके अंदर क्या नहीं है? काउंटर आयन नहीं है, या कहीं कि इसके अंदर कोई भी कटायनिक पार्ट नहीं है, पॉजिटिव पार्ट नहीं है। तो सीधा अंदर से ही शुरू करना पड़ेगा। तो ये कौन है? Zn कौन है यहाँ पर? सेंट्रल मेटल एटम। OH कौन है? लाइगेंड है। अब याद रखना जो OH नेगेटिव होता है, जो कौन होता है? OH नेगेटिव होता है। ऐसे तो केमिस्ट्री में हम इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। मगर जब ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब इसका नाम हाइड्रोक्सो होता है। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोक्सो नाम होता है। तो तब ये हाइड्रोक्सो कहलाता है। और हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 चार्ज होता है। तो OH क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। व्हेन इट एक्ट एज ए लाइगेंड, जब ये लाइगेंड की तरह काम करेगा या लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा तो तब हम इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहेंगे हाइड्रोक्सो। जैसे CN साइनाइड होता है तो साइनाइड को क्या कहते हैं? साइनो कहते हैं। तो देखिएगा कितने हाइड्रोक्सो हैं? 4 है। तो 4 को क्या कहते हैं हम लोग? टेट्रा, क्योंकि नंबर रिप्रेजेंट करने, टेट्रा हो गया, 4 लगा दिया। OH को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोक्सो कहते हैं। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो। Zn है तो जिंक को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर? जिंकेट कहेंगे। तो मैंने बोला है भाई कि जो नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उनका नाम लैटिन में होता है और नाम के बाद में क्या यूज करते हैं? 8 यूज करते हैं। जैसे आयरन को हम लोग यहाँ लिखते हैं फेरेट, सिल्वर को आर्जेंटेट, गोल्ड को ऑरेट, प्लाटिनम को प्लाटिनेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट। तो इसी तरह से तो यहाँ पर जिंक है तो जिंक को क्या बोलते हैं? जिंकेट बोलते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी पड़ेगी, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो जिंक को क्या मान लेते हैं हम लोग? X मान लेते हैं। तो जिंक को X मान लिया। कितने हाइड्रोक्साइड आयन है? 4। एक हाइड्रोक्साइड आयन पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है। ओवरऑल कंपाउंड पे कितना चार्ज है? -2 है। भाई देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज -2 है। अब इसको सोल्व करिएगा। x - 4 इक्वल्स टू कितने? -2। अब यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 और प्लस कितना आ गया? प्लस के 4 इक्वल्स टू कितना आ गया है? 2 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? जिंकेट सेकेंड हो गया। क्या हो गया? जिंकेट सेकेंड हो गया। तो मेरे विद्यार्थियों इसका जो नेम है, इस कंपाउंड का जो नेम है वो क्या नाम हुआ है? तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो x की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो नेम है टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड है। अब कैसे लिखा इसका नाम फिर समझिए। कटायनिक पार्ट तो था नहीं इसमें, तो इसमें तो बस कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है।
तो इसका नाम लिखना है। सबसे पहले किसका लिखना है यहाँ पर, लाइगेंड। तो 4 हैं तो 4 को टेट्रा कहते हैं। OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सो कहते हैं। जिंक को क्या कहेंगे यहाँ पर, जिंकेट कहेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कितनी है भाई, 2 है। अब देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप लोग। जिंक को X मानिए, OH पे कितना चार्ज है, -1, तो इधर 4 -1 हो गया। ओवरऑल पे चार्ज कितना है, -2, तो ये -4 उधर जाके क्या हो गए, +4। अब -2 और +4 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो जिंकेट क्या हो गया, सेकेंड हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और कंपाउंड देखते हैं। अब देखिएगा बच्चों, हम लोग कुछ आगे और कंपाउंड देखते हैं। जैसे कि आप लोगों से कह दिया जाए ये प्लैटिनम, तो प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम के बाहर लिख दिया NH3 का होल टाइम्स कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। ओवरऑल के ऊपर कितना चार्ज लिख दिया, 2 लिख दिया। और आपसे बोला जाए कि भाई इसका नाम लिखिएगा, तो क्या नाम होगा इसका, तो बताओ इसमें कोई कटायनिक पार्ट तो है नहीं, या कोई काउंटर आयन तो है नहीं, तो बस सीधा कौन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो नाम लिखना है। Pt कौन है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम है, नाम क्या है इसका, प्लैटिनम है। NH3 कौन है, अमोनिया है। बट जब अमोनिया लाइगेंड की तरह एक्ट करता है, तो अमोनिया जब लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नाम होता है अमीन होता है, और इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो चलिएगा करते हैं इसको। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको चार्ज। अब देखिएगा यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हल्का सा चेंज करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, साइनाइड लगा देते हैं, तो साइनाइड का होल टाइम्स 4 कर देते हैं और 2 नेगेटिव कर देते हैं। तो Pt यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 और साइनाइड यहाँ पर लाइगेंड्स है। ओवरऑल के ऊपर चार्ज कितना है, -2 है। आपको इसका नाम लिखना है। मैं पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें बता चुका था, रूल नंबर 4 देख लीजिए। अब यहाँ पर 2 तरह के लाइगेंड्स हैं। एक तो लाइगेंड्स कौन है, NH3 है, और दूसरा लाइगेंड्स कौन है, साइनाइड है। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था कि यदि आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लाइगेंड्स डिफरेंट हो या कई तरह के लाइगेंड्स प्रेजेंट हो, तो उनको हमेशा लिखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पिछले लेक्चर में हमने या पिछले रूल्स में क्या लिखा था कि डिफरेंट लाइगेंड्स प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देन दे ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें कई तरह के लाइगेंड्स हैं, तो आप उन लाइगेंड्स को लिखेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है ABCD के अनुसार। जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिख दीजिए, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिख दीजिएगा। चलिएगा नाम करते हैं इसको। देखिए CN क्या है, साइनाइड है, तो साइनाइड को क्या कहते हैं, साइनो। साइनो का पहला अक्षर क्या आता है, A आता है। NH3 क्या है, अमोनिया। अमोनिया को क्या कहते हैं, अमीन, और अमीन का पहला अक्षर क्या आता है, A आता है। तो चलिएगा, तो मैं लिख देता हूं कि डिफरेंट लाइगेंड्स, या कहें कि सिंपल, इफ डिफरेंट लाइगेंड present then they always return in अल्फाबेटिकल क्या किस में लिखना है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो चलिएगा लिखेगा, तो पहले A आता है या C आता है, तो NH3 अमीन है, साइनाइड क्या है, साइनो है, तो पहले A आता है। कितने नंबर यहाँ पर, 4, तो 4 को क्या कहते हैं हम लोग, टेट्रा। चलिए, तो 4 को क्या कहते हैं हम लोग, टेट्रा कहते हैं, तो ये मैंने टेट्रा लिख दिया। NH3 को क्या कहते हैं हम लोग, अमीन कहते हैं, तो टेट्रा अमीन हो गया। कितने साइनाइड है, 4, तो क्या हो गया, टेट्रा साइनो हो गया। क्या हो गया, टेट्रा साइनो हो गया। अब कौन है यहाँ पर, प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम को क्या कहते हैं बच्चों, प्लैटिनेट कहते हैं। प्लैटिनेट कहते हैं, लिखा होगा यहाँ पर, प्लैटिनम को प्लैटिनेट कहते हैं, तो प्लैटिनेट हो गया है, तो ये प्लैटिनेट हो गया। अब इसकी क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। प्लैटिनम को क्या मान लेते हैं हम लोग, X मान लेते हैं। अमोनिया तो पूरा न्यूट्रल है, तो मतलब 4 इंटू कितना हो गया, 0 हो गया। अमोनिया न्यूट्रल होता है और अमोनिया पे चार्ज हमेशा कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया है। साइनाइड कितने हैं यहाँ पर, 4 है। एक साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है, -2 है। अब ये है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये -4 = -2,
x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 + 4 = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कहने का मतलब ये है कि प्लैटिनम पे यहाँ चार्ज कितना है, सेकंड है, तो ये हम लोगों ने सेकंड लिख दिया है। तो इसका जो नाम हुआ है बच्चों, वो नाम हुआ है टेट्रामीन टेट्रासाइनो प्लैटिनेट सेकंड नाम हुआ है। क्या नाम हुआ, टेट्रामीन टेट्रासाइनो प्लैटिनेट सेकंड हुआ है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, उसकी नेमिंग करेंगे। अब देखिए एक कंपाउंड आप लोगों को दे रखा है, ये कंपाउंड है आपके पास, ये दे दिया है, जैसे चलिएगा पैलेडियम दे दिया है, पैलेडियम दे दिया है, और यहां पर दे दिया OX का होल टाइम्स दे दिया है, और ओवरऑल के ऊपर दे दिया है 2 नेगेटिव है। और आपसे कहा जाए कि भाई इसका नाम लिख के दिखाइएगा, तो कैसे नाम लिखेंगे? तो देखिए PD क्या होता है, पैलेडियम होता है, तो PD कहीं लिखा होगा, पैलेडियम है। इसका नाम क्या होता है, पैलेडेट होता है। नेगेटिव जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखते हैं तो पैलेडियम को हम पैलेडेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलेडेट कहते हैं। तो चलिएगा, अच्छा OX क्या होता है, OX बताते हैं। OX जो होता है वो ऑक्सिलेट आयन होता है। क्या होता है भाई, ऑक्सिलेट आयन होता है। तो COO नेगेटिव, इसको कहते हैं ऑक्सिलेट आयन होता है। ये ऑक्सिलेट आयन जो है वो बनता है ऑक्सैलिक एसिड से। किससे बनता है, ऑक्सैलिक एसिड से। ऑक्सिलेट आयन को शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं OX लिख देते हैं, शॉर्ट में OX लिख देते हैं, या कई बार हम इसको लिख देते हैं C2O4 2 नेगेटिव लिख देते हैं। अब क्यों लिखा है C2O4, एक कार्बन तो 2 कार्बन इधर लिख दिया, ऊपर भी 2 ऑक्सीजन नीचे भी 2 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन O4 हो गया, ऊपर एक नेगेटिव है नीचे एक नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव हो गया। तो ऐसे भी ऑक्सिलेट आयन को लिख सकते हैं, C2O4 2 नेगेटिव भी ऑक्सिलेट आयन को लिख सकते हैं। और शॉर्ट में हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सिलेट आयन को, वो OX से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये ऑक्सिलेट आयन लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा तो तब इसका केमिस्ट्री में नाम होता है ऑक्सिलेटो। क्या नाम होता है इसका, ऑक्सिलेटो होता है। और याद रखना ऑक्सिलेटो पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है भाई, -2 चार्ज होता है। अब करिएगा इसका नाम कैसे करते हैं, देखिएगा तो कितने ऑक्सिलेटो है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कटायनिक पार्ट तो है नहीं कोई भी भाई, कटायनिक पार्ट तो नहीं है ना, बस खाली क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। तो इसका आप लोगों को नाम लिखना है। तो OX है यहाँ पर, तो OX को क्या कहते हैं, ऑक्सिलेट, और ऑक्सिलेट से क्या बनता है, ऑक्सिलेटो। कितने ऑक्सिलेटो हैं, 2, तो इसका नाम हुआ बच्चों डाई ऑक्सिलेटो। क्या नाम हुआ, डाई ऑक्सिलेटो। तो ये डाई ऑक्सिलेटो हो गया भाई, डाई इसलिए लगाया क्योंकि 2 है। OX को क्या कहते हैं, ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन से क्या बना, ऑक्सिलेटो बना। पैलेडियम है तो पैलेडियम से क्या बनता है, पैलेडेट बनता है। अभी लिखा हुआ भी है पैलेडेट, तो ये लिखा हुआ कि पैलेडियम को हम पैलेडेट लिखते हैं, तो पैलेडेट हो गया है। अब चलिएगा इस पे चार्ज निकालते हैं। तो पैलेडियम को क्या मान लेते हैं हम लोग, X मान लेते हैं। कितने ऑक्सिलेट हैं यहाँ पर, 2। एक ऑक्सिलेट पे कितना चार्ज होता है, -2। ओवरऑल पे चार्ज कितना है, -2। अब X कितना हो गया, ये -4 इक्वल्स टू माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। अब X की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों कितना हो गया, -2 + 4। अब ये माइनस के इधर 4 है, उधर जाके +4 हो जाएंगे, तो X की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो सिंपल कहेंगे कि X की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। कहने का मतलब है कि पैलेडियम पे चार्ज कितना है, 2 है, तो पैलेडियम सेकेंड, पैलेडेट सेकेंड है। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज है तो इसलिए हम लोग बाद में लगाते हैं आयन। तो इसका नाम हुआ बच्चों डाई ऑक्सिलेटो पैलेडेट सेकेंड आयन है। क्या नाम हुआ इसका, डाई ऑक्सिलेटो पैलेडेट सेकेंड आयन है। अब देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है इसकी, 2 आई है। क्यों आई है, इसका मतलब क्या है कि भाई पैलेडियम के ऊपर चार्ज कितना है, +2 है। तो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं कि नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। एक कंपाउंड है यहाँ पर जैसे कि Cu है और Br कितना है, 4 है, ओवरऑल पे चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव है। आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखिएगा, देखिएगा इधर देख लीजिए 2 मिनट। Br जो नेगेटिव होता है इसको केमिस्ट्री में हम लोग ब्रोमाइड आयन कहते हैं और इस पे चार्ज -1 होता है। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब हम लोग इसको ब्रोमो कहते हैं, या तो ब्रोमो कहते हैं या फिर हम लोग इसको ब्रोमिडो कहते हैं। तो कुछ किताबों में तो ब्रोमो लिखा है और कुछ किताबों में ब्रोमिडो लिखा हुआ है। तो आप ब्रोमो लिखेंगे तो भी सही है और आप लोग ब्रोमिडो लिखेंगे तो भी सही है। क्लोरीन जो होता है इसको केमिस्ट्री में क्लोराइड आयन कहते हैं। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब हम लोग इसको क्लोरो कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं, या फिर विद्यार्थियों हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्लोरिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरिडो कहते हैं। तो क्लोरो लिखोगे तो भी सही है और क्लोरिडो लिखोगे तो भी सही है।
अब देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मैंने बोला था कि यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं अनायनिक, और हम नेमिंग भी अनायनिक कॉम्प्लेक्स की ही ले रहे हैं। तो देखिएगा साहब जी कैसे नाम लिखेंगे। तो कितने ब्रोमीन है, यहाँ पर Cu कौन है, सेंट्रल मेटल एटम, Br कौन है, लाइगेंड्स है। कितने ब्रोमीन है, 4 ब्रोमीन। तो ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को क्या कहते हैं, ब्रोमो। और कितने ब्रोमीन है यहाँ पर, 4, तो इसका नाम हो गया टेट्रा ब्रोमो। तो टेट्रा इसलिए लिखा क्योंकि 4 है। ब्रोमीन को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोमो कहते हैं, उधर मैं लिख भी चुका हूँ, आप ब्रोमो भी लिख सकते हैं, ब्रोमिडो भी लिख सकते हैं। कॉपर को क्या कहते हैं, कॉपर को देखिएगा कहाँ लिखा है कॉपर, ये रहा, कॉपर को क्या कहते हैं, क्यूपरेट कहते हैं। तो कॉपर को क्यूपरेट कहते हैं। अब क्यूपरेट हो गया है। चार्ज बताइए कितना होता है, एक ब्रोमीन पे -1 होता है, तो 4 पे कितना होगा, -4 होगा, उधर जाके कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, ऐसे तो ये बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। तो कितने हैं, 1 माइनस है, ओवरऑल पे चार्ज कितना है, -2 है। अब ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस के 4 है, और उधर जाके कितना हो गया, -2 + 2 + 4 = कितना हो गया, 2। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर कॉपर पे चार्ज कितना है, सेकंड है, तो क्यूपरेट क्या हुआ, सेकंड हो गया, तो क्यूपरेट सेकंड हो गया। और बाद में क्या लगाना है, आयन लगाना है। अब भाई आयन क्यों लगाएंगे, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आप लोगों को आखिरी में आयन लिखना बहुत जरूरी है। तो इसका नाम हुआ टेट्रा ब्रोमो या फिर टेट्रा ब्रोमिडो, क्यूपरेट सेकंड, आयन हो गया, क्या हो गया, टेट्रा ब्रोमो क्यूपरेट सेकंड, आयन हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पे बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड है एनसीईआरटी का है NiCl का होल टाइम्स 4, और जल्दी से बताइएगा 2 नेगेटिव है। अब इसका नाम लिखना है। अब देखिए Ni कौन है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम है। क्लोरीन कौन है यहाँ पर, लाइगेंड्स है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, -2 है। तो इसका नाम करना है आप लोगों को। तो देखिए कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 4 है, तो 4 को क्या कहते हैं हम लोग, टेट्रा कहते हैं, तो टेट्रा कहते हैं। अब क्लोरीन को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे तो क्लोराइड आयन होता है, क्लोरीन है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्लोरो कहते हैं, क्लोरिडो, व्हेन इट एक्ट एज ए लिगैंड। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लोरिडो, क्या लिख रहा हूँ, क्लोरिडो लिख रहा हूँ, आप क्लोरो भी लिख सकते हैं। तो क्लोरिडो, तो टेट्रा क्लोरिडो। और निकल को क्या कहते हैं हम लोग, निकलेट कहते हैं। तो निकल को यहाँ पर क्या कहेंगे, निकलेट कहेंगे, वो लिखा भी होगा कहीं पर, देखिएगा निकलेट कहाँ लिखा हुआ है, निकल को हम लोग निकलेट कहते हैं। तो निकलेट हो गया है। अब चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा निकलेट पर वो सेकंड आएगा, तो निकलेट सेकंड हो गया। और बाद में क्या लगाना है, आयन लगाना है। तो इसका नाम हुआ टेट्रा क्लोरिडो, निकलेट सेकंड आयन हो गया। अब देखिए चार्ज कैसे निकाला आप लोगों ने। देखिए भाई यहाँ पर निकल है, क्लोरीन पे कितना होता है, -1, 4 है तो -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +4, ओवरऑल पे कितना है, -2। तो -2 में से, या कहीं कि 4 में से -2 करिएगा तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। आप करके देख लेना, पिछले वाला भी जस्ट क्वेश्चन यही था। अब एक कंपाउंड है जैसे आप लोगों के पास K3 है, यहाँ पर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, K3 है और ये Cr है। अब इधर कौन है, Cr है, और उसके साथ है ऑक्जिलेट। तो ऑक्जिलेट है, OX का होल टाइम्स कितना है, 2 है। अब ये कंपाउंड है, तो K3 CrOX का होल थराइस है। और आपको पता है OX क्या होता है, ऑक्जिलेट होता है, ऑक्जिलेट आयन होता है। और ऑक्जिलेट आयन जब लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्जिलेटो कहलाएगा। और ऑक्जिलेटो पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो चलिएगा करिएगा। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, पोटेशियम का। तो क्या नाम हो गया, बोलिए, पोटेशियम हो गया। तो इसका नाम पोटेशियम हो गया। तो पहले भाई कटायनिक पार्ट का ही तो नाम लिखते हैं, काउंटर आयन का नाम लिखते हैं, या पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं, मतलब पहले इसका नाम लिखना होता है। फिर लाइगेंड का नाम, कितने हैं, 2 हैं। OX को क्या कहते हैं, ऑक्जिलेटो, तो डाई ऑक्जिलेटो हो गया। क्रोमियम को क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमेट कहते हैं, वो लिखा भी होगा यहाँ पर, वो रहा, क्रोमियम को कहते हैं क्रोमेट कहते हैं। तो ये क्रोमेट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, कितने पोटेशियम है यहाँ पर, 3। एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है। क्रोमियम को क्या मान रहे हैं, X, क्योंकि इस पे चार्ज पता करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। कितने ऑक्जिलेट है, 2, एक पे कितना चार्ज होता है, -2, ओवरऑल पे चार्ज 0। तो ये 3 हो गया, X, ये माइनस के कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा कितना चार्ज आने वाला है। तो शायद इस पे जो चार्ज आएगा, शायद क्या, ठीक है। अब ये कितना हो गया, माइनस के कितना हो गया, 1 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। और X की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई। तो बच्चों इस पे जो चार्ज आया है वो कितना है, 1 आया है। तो ये रहा। तो इसका नाम हुआ है पोटेशियम डाइऑक्सिलेटो।
तो पोटेशियम इसलिए है क्योंकि K है तो पोटेशियम है, 2 था तो 2 के लिए डाई, OX को क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटो। क्रोमियम से क्या बना, क्रोमेट बना और फर्स्ट आ गया, तो नाम हुआ इसका पोटेशियम डाई ऑक्सीलेटो, क्रोमेट फर्स्ट हुआ है। क्या नाम हुआ है, क्रोमेट फर्स्ट हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे हम लोग बात करते हैं और फिर नेक्स्ट रूल पे आते हैं। चलिएगा, तो नेक्स्ट कंपाउंड कैसे है, जैसे कि हम लोग बोले K3 है, K2 है और PdCl2 है। NCERT क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखिएगा, तो कैसे नाम लिखेंगे, तो पहले बताओ यहाँ पर ये तो कटायनिक पार्ट है या काउंटर आयन है, Pd कौन है, सेंट्रल मेटल एटम है और क्लोरीन क्या है, यहाँ पर लाइगेंड है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे हम लोग, कटायनिक पार्ट का, तो मतलब क्या बन गया, पोटेशियम बन गया। तो ये पोटेशियम लिख दिया मैंने, तो पहले पोटेशियम लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखना है, लाइगेंड का नाम लिखना है। क्लोरीन है तो कितने क्लोरीन है, 2, और क्लोरीन को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरो या क्लोरिडो कहते हैं, तो पोटेशियम हो गया। ओके ठीक है, 2 थे तो डाई क्लोरो या डाई क्लोरिडो हो गया। पैलेडियम को क्या कहते हैं हम लोग, पैलेडेट कहते हैं, तो पैलेडियम को क्या कहते हैं, पैलेडेट कहते हैं। तो लिखा भी होगा कहीं भाई पैलेडियम को पैलेडेट कहते हैं। अब चार्ज निकालिएगा इस पे, चार्ज तो कितना आएगा इस पे, अब देखिएगा चार्ज कितना आने वाला है भैया, इधर कितना आ गया है, इधर देखिएगा तो कितने पोटेशियम है यहाँ पर, 2, एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1। पैलेडियम को क्या माना है, x। क्लोरीन कितने यहाँ पर, 2, एक पे कितना होता है, -2। ओवरऑल पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो पैलेडियम पे यहाँ चार्ज 0 आ रहा है क्वेश्चंस के अनुसार, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अनुसार 0 आ रहा है, बाकी चार्ज नॉर्मली कितना होता है उससे हमें कोई फर्क नहीं, उससे कोई लेना नहीं है। तो ये 2 हो गया है, ये x हो गया, प्लस माइनस कितने हो गया, -2 = 0 हो गया। अब ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई। तो भैया यहाँ पर चार्ज 0 आ रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है, इसके अनुसार तो पैलेडेट 0 हो जाएगा, बट आप इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए और इसको 4 कर लीजिए। तो 4 करेंगे तो उस हिसाब से, उस स्थिति से 4 के हिसाब से ऐसे 0 आ रहा है भाई, क्वेश्चंस के अनुसार 0 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट यदि चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए, तब भी मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि पैलेडियम पे माइनस हो नहीं सकता, तब भी नहीं आएगा। इसमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इसको तो हम लोग 2 ही रहने देते हैं, इसको 2 रहने देते हैं और इसको कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो क्लोरीन को 4 बना देते हैं। अब इसका नाम करिएगा। चलिए, तो पोटेशियम हो गया, 4 क्लोरीन है तो 4 को क्या कहते हैं हम लोग, टेट्रा कहते हैं, तो ये टेट्रा हो गया, तो ये टेट्रा हो गया। तो पोटेशियम हो गया, टेट्रा क्लोरो हो गया, पैलेडेट हो गया। अब यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, तो चार्ज जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पैलेडियम की वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखिएगा कैसे आएगी, इस पे +2 है, एक पोटेशियम पे +1 होता है, 2 पे कितना हो गया, +2 हो गया, तो इधर +2 हो गया, इसको x मानिए। क्लोरीन पे -1 होता है, 4 है तो -4 हो गया। अब -4 में से 2 को घटाएंगे तो -2, उधर आकर के +2 हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है, 0 है। चलिएगा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब नेक्स्ट रूल देख रहे हैं और नेक्स्ट रूल आप लोगों को बताते हैं। चलिए, एक कंपाउंड है, जैसे यहाँ पर Cu है, En का होल टाइम्स 2 है और कंपाउंड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। आपसे बोला जाए कि भाई इसका नाम लिखेगा, इसका नाम क्या होता है, तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि En क्या है यहाँ पर। तो En देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, En की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाई अमीन, तो इथाइलिन डाई अमीन होती है। या फिर हम लोग इसको और क्या कहते हैं, इथेन 1,2 डाई अमीन भी कहते हैं। तो इथाइलिन डाई अमीन तो कॉमन नेम होता है और इथेन 1,2 डाई अमीन क्या होता है, IUPAC नेम होता है। अब इसका हम लोग क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि इथाइलिन डाई अमीन का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो CH2, नीचे भी CH2 और इधर क्या होता है NH2 और ये NH2। तो विद्यार्थियों, ये वाला जो कंपाउंड है, इसी कंपाउंड का नाम है कॉमन इथाइलिन डाई अमीन और IUPAC नाम है इसका इथेन 1,2 डाई अमीन। कैसे हुआ है नाम देखते हैं। तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में हम लोग, एथ कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। यहाँ पर NH2 है, NH2 एक फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है प्राइमरी अमीन का, और इसमें जो सफिक्स लगाते हैं हम लोग अमीन लगाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 1 पर और 2 पर। तो 1,2
दो हैं तो दो के लिए डाई यूज कर रहे हैं। और NH2 को क्या कहते हैं हम लोग? अमीन कहते हैं, या प्राइमरी अमीन के लिए सफिक्स हम लोग यूज करते हैं अमीन, तो इसलिए इसका नाम हुआ इथेन 1,2 डाई अमीन हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम, कॉमन नाम इथाइलिन डाई अमीन, IUPAC ने मीथेन 1,2 डाई अमीन। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा तो तब भी इसका नाम वही होगा जो इसका रियल में क्या होता है? नाम होता है। तो व्हेन इट एक्ट एज ए लाइगेंड, जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा तो तब भी इसका नाम इथाइलिन डाई अमीन होगा, या इथेन 1,2 डाई अमीन हो गया। अब देखिएगा, एक रूल नंबर 5 बताते हैं आप लोगों को। पिछले लेक्चर में ये रूल मैं बता चुका था अच्छे से और लिखवा भी आप लोगों को चुका था, फिर भी दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसी लेक्चर को देख रहे होंगे और पिछला लेक्चर उन्होंने नहीं देखा होगा, तो उनको तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, उनको भी समझ आना चाहिए। देखिए मेरे छोटे विद्यार्थियों और मेरे विद्यार्थियों, इसका नाम हम लोग कैसे करते हैं? अब देखिए EN, EN का क्या है? इथाइलिन डाई अमीन है। अब इसके नाम में ही क्या आ रहा है? डाई आ रहा है। तो जिन लाइगेंड्स के नाम में डाई आई, जिन लाइगेंड्स के नाम में क्या है? डाई आई, तो उनके नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं 20 से। तो 20 यूज करते हैं 2 के लिए, 3 हो तो ट्रिस का यूज करते हैं, और 4 हो तो टेट्रा किस का यूज करते हैं? किसका? टेट्रा किस का यूज करते हैं। अब किस पे तो खुश हो गए होगे ना तुम, ठीक है। 4 हो तो टेट्रा किस, और 5 हो तो पेंटा किस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पेंटा किस का। तो पेंटा किस कब यूज करेंगे? 5 के लिए। देखिए पहले समझिएगा, IUPAC कमेटी कहती है और विज्ञान कहता है कि यदि कोई ऐसा लाइगेंड है जिस लाइगेंड के नाम में ही डाई आ रहा हो, जैसे इसके नाम में डाई आ रहा है, तो जिस लाइगेंड्स के नाम में ही डाई आ रहा हो, तो उस लाइगेंड्स के जो नंबर है वो कभी भी हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उनके नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं 20 से। 20 कब यूज करेंगे? जब 2 होंगे। ट्रिस तब यूज करेंगे 3 होंगे। टेट्रा किस तब यूज करेंगे जब 4 होंगे, और पेंटा किस हम तब यूज करेंगे जब 5 होंगे। और ऐसे लाइगेंड को जिन लाइगेंड्स के नाम में डाई वगैरह आ रहा है या ट्राई आ रहा है, उन लाइगेंड्स को हमेशा ब्रैकेट के क्या लिखा जाता है? अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो और आपके सिलेबस में, 12वीं के सिलेबस में सिर्फ EN ही है, इथाइलिन डाई अमीन ही है, बाकी कोई भी नहीं है। तो 20, ट्रिस, टेट्रा किस और पेंटा किस वगैरह आप लोगों को इथाइलिन डाई अमीन में ही लगाना है, बाकी किसी भी लाइगेंड में आपको 20, ट्रिस वगैरह यूज नहीं करना है। तो देखिएगा कितने हैं यहाँ पर? 2 है। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? 20 लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मैंने बोला है कि ऐसे लाइगेंड जिनके नाम में ही डाई आ रहा है, तो ऐसे लाइगेंड को हमेशा ब्रैकेट के क्या लिखते हैं? अंदर लिखते हैं। तो क्या है EN? EN को हम इथाइलिन डाई अमीन भी बोलते हैं या इथेन 1,2 डाई अमीन भी बोलते हैं। तो मैं इसका नाम इथेन 1,2 डाई अमीन लिखता हूं। तो इथेन 1,2, तो 20 हो गया। 20 इसलिए यूज करा है क्योंकि 2 थे, डाई यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये रूल है, जिन लाइगेंड्स के नाम में डाई आ रहा उनके नंबर कभी भी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ऐसे लाइगेंड के नंबर हमेशा रिप्रेजेंट करे जाते हैं 20, ट्रिस, टेट्रा किस और पेंटा किस से। 20 तब यूज करते हैं जब 2 हो, ट्रिस तब यूज करते हैं जब 3 हो, 4 टेट्रा किस तब यूज करते हैं जब 4 हो, और पेंटा किस हम लोग तब यूज करते हैं जब क्या हो? 5 हो। चलिएगा, अब 20 इसलिए लगाया क्योंकि 2 थे। EN का नाम क्या है? इथेन 1,2 डाई अमीन। अब आधे बच्चे बोलेंगे कि सर यदि हम लोग इथाइलिन डाई अमीन लिख दें यहाँ पर तो नाम सही होगा। बिल्कुल सही होगा साहब, यदि आप लोग इथाइलिन डाई अमीन लिख दें तो भी नाम आप लोगों का बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अब इसके बाद किसका नाम लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहाँ कॉपर है, तो कॉपर को क्या कहते हैं हम लोग? क्यूपरेट कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अब अनायनिक कॉम्प्लेक्स में हर मेटल का नाम लैटिन में और उसके नाम के आखिरी में क्या यूज हो रहा है? 8 यूज करते हैं। तो कॉपर से बन गया क्या? क्यूपरेट बन गया है। अब चार्ज निकालते हैं इस पे, कॉपर को X मानते हैं। EN न्यूट्रल होता है, याद रखना कि भाई जो EN होता है वो न्यूट्रल होता है और EN पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो EN न्यूट्रल है और इस पे चार्ज 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? -2 है। ठीक है, चलिए थोड़ी कुछ गड़बड़ी हो रही है साहब, क्योंकि कॉपर पे -1, 2 चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसमें थोड़ा बदलाव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थोड़ा बदलाव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। चलिए H लिख देते हैं, OH लिख देते हैं। OH का होल टाइम्स कितना कर देते हैं? 2 कर देते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं 4 कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं 2 नेगेटिव। अब करिएगा इसका नाम। अब देखिए 20 तो यूज करना है, यहाँ पर E है, ये इथाइलिन डाई अमीन है, ये इथेन 1,2 डाई अमीन है। इसका पहला अक्षर क्या? E। और OH को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोक्सो। तो हाइड्रोक्सो का पहला अक्षर क्या होता है?
पहला अल्फाबेट क्या है हाइड्रोक्सो का? H है, तो H हो गया। हाइड्रोक्सो का पहला अल्फाबेट H है। अब आप कहेंगे कि सर आपने पहले क्यों मिटाया? भाई पहले मैंने इसलिए मिटाया क्योंकि कॉपर जो है वो माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ये बात याद रखना भाई, हर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब है कि हर मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। कभी भी किसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव नहीं आती है। तो वहाँ पर नेगेटिव आ रही थी, तो ऐसे कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने मिटा के दूसरा चेंज कर दिया। चलिए, तो 20 है इथेन 1,2 डाइअमीन। कितने OH है? 4 है। तो 4 को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रा कहते हैं। और OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सो कहते हैं। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया। कोई प्रॉब्लम है सर? ओके। कॉपर को यहाँ पर क्या कहेंगे? क्यूपरेट कहेंगे। ये लिखा हुआ है, कॉपर को क्या कहेंगे? क्यूपरेट कहेंगे। तो कॉपर से बना क्यूपरेट बन गया है, तो क्यूपरेट हो गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा, कैसे निकालेंगे? इसको क्या मान लेते हैं? एक्स। En क्या है? न्यूट्रल। तो ये पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। कोई प्रॉब्लम है? ये 0 हो गया है। हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हाइड्रोक्साइड आयन पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है। 4 है तो इसका मतलब -4 हो गया। उधर जाके क्या हो जाएगा? +4। चलिए थोड़ा इधर निकाल लेते हैं। कॉपर को क्या मान रहे हैं? X। कितने इथाइलिन डाइअमीन है? 2। एक पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है। कितने हाइड्रोक्साइड आयन है? 4। कितना चार्ज होता है? -2। ओवरऑल कंपाउंड पे कितना चार्ज है? ये कितना रहे? -2 है। अब ये पूरा 0 हो गया। ये -4 इक्वस टू -2 हो गया। X की वैल्यू निकालेंगे तो -2 +4 इक्वस टू कितना आ गया? 2। तो मतलब X की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसका मतलब ये है कि कॉपर पे यहाँ कितना चार्ज है? 2 है। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? आयन यूज करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये जो कंपाउंड लिखा था इसका नाम है बिस। इथेन 1,2 डाइअमीन टेट्राहाइड्रोक्सो क्यूपरेट सेकेंड आयन। क्या है? क्यूपरेट सेकेंड आयन है। चलिए एक कंपाउंड लेते हैं इसी तरीके का, आपको बताते हैं। नेक्स्ट से लेते हैं, थोड़ा आपको दूसरे से समझ आ जाएगा। इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर एक नेक्स्ट कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, यहीं से कोई कंपाउंड बनाते हैं हम लोग। कोबाल्ट से लेते हैं। कोबाल्ट ले लिया हम लोगों ने, कोबाल्ट ले लिया है। यहाँ पर लिख दिया है En लिख दिया है, En लिख दिया है। ओके, चलिएगा इधर लिख दिया है हम लोगों ने, यहाँ पर ONO लिख दिया है। क्या लिख दिया? ONO लिख दिया, ONO लिख दिया है। अब इसका भी होल टाइम्स कितना लिख दिया? 4 लिख दिया है। और ओवरऑल कंपाउंड्स पे 4 लिख दिया, -1 लिख दिया। और आपसे कहा जाए कि भाई इसका नाम बताइएगा। अच्छा देखिएगा, पहले इधर मैं थोड़ा 1-2 को मिटा रहा हूँ। जो आपके सिलेबस में लाइगेंड है वो मैं आप लोगों को इधर लिख दूंगा। कुछ तो मैं लिख चुका, जो 2-4 बचेंगे उनको मैं अभी बता दूंगा। इसको थोड़ा यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ अभी इधर। चलिए देखिएगा, इधर समझिएगा। एक होता है ONO होता है, ONO होता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। ऐसे तो एक केमिस्ट्री में नाइट्राइट आयन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? नाइट्राइट आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्राइट आयन कहलाता है। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो हम लोग इसको नाइट्रिटो क्या कहते हैं? नाइट्रिटो O कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिटो O कहते हैं। और इस पे चार्ज -1 होता है। ऐसे तो केमिस्ट्री में नाइट्राइट आयन है, बट व्हेन एक्ट एज ए लाइगेंड, जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा तो तब इसका नाम होगा नाइट्रिटो O होगा। ऐसे ही NO2 होता है। NO2 ऐसे तो ये नाइट्राइट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सॉरी, हाँ चलिएगा, चलिए इसको ही कर लेते हैं, फिर बताएंगे आपको। चलिएगा इधर करते हैं। ये En है, En से बना इथाइलिन डाइअमीन। इसका पहला अक्षर ही ये क्या है? नाइट्रिटो O। इसका क्या है? नाइट्रिटो, N पहला अक्षर है। तो आपको पता है यहाँ 2 तरीके के लाइगेंड्स हैं, और यदि 2 तरीके के डिफरेंट लाइगेंड्स हो या 2 तरीके के लाइगेंड्स हो तो वो हमेशा लिखे जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो कैसे लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? तो देखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों हम कैसे लिखेंगे। चलिए करते हैं इसको। तो E है, कितने हैं? 1 है, तो इसका नाम हो गया है, चलो यहाँ पर 2 कर लो या 3 कर लो। 2 तो पहले कर लेते, 3 कर लो। तो 3 को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिस कहते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इथेन 1,2 क्या लिखेंगे? डाई अमीन लिखेंगे। तो इथेन 1,2 डाई अमीन नाम हो गया है। तो इसका नाम हुआ ट्रिस। ट्रिस तो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि 3 है, तो ट्रिस यूज करा है।
इथेन 1,2 डाइअमीन 4 है, तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं? टेट्रा। ONO क्या होते हैं? नाइट्रेटो O होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नाइट्रेटो O लिख रहा हूँ। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट, तो कोबाल्ट से बनता है बच्चों कोबाल्टेट। क्या बनता है? कोबाल्टेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, वो कितनी आएगी? 2, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज है, तो इसलिए हम लोग आयन का क्या करेंगे? यूज करेंगे। देखिए समझिए भाई, 3 थे तो 3 को क्या लिखा? ट्रिस। नाम क्या इसका? इथेन 1,2 डाइअमीन, और नाम में क्या रहा? डाई, और ऐसे लाइगेंड को हमेशा किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में। तो इथेन 1,2 डाइअमीन हो गया। 4 है तो 4 के लिए टेट्रा यूज करा है। ONO को क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रेटो O कहते हैं, तो नाइट्रेटो O यूज करा है। कोबाल्ट को क्या कहते हैं? कोबाल्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है इसकी? 2 आई है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि कोबाल्ट पे चार्ज कितना है? 2 है। तो देखिएगा साहब कैसे है। कोबाल्ट को क्या माना? X माना। ये EN है, इथाइलिन डाइअमीन, ये न्यूट्रल होते हैं, इस पे चार्ज 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। इस पे कितना चार्ज होता है? -1, 1 पे -1, 4 है तो -4 हो गए। उधर जाके क्या हो जाएंगे? +4। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? -2, तो -2 और उधर +4, तो 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसको थोड़ा करके देखना है, जस्ट पिछले वाला टाइप का क्वेश्चन है। या बताऊं आप लोगों को? चलो देख लो, फिर कभी कहो तो दिक्कत आ जाए। तो कोबाल्ट को क्या मान लिया? X माना है। कितने हैं? 3 है, 1 पे चार्ज 0 है। कितने नाइट्राइट है? 4। कितना चार्ज होता है? -1। ओवरऑल पे चार्ज कितना होता है? -2। ये पूरा कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? -4 इक्वस टू -2 हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 + 4 इक्वस टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 ही लिखा है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज करा है? आयन का इस्तेमाल करा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस कंपाउंड का क्या लिख सकते हैं? नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। ये कंपाउंड है जैसे कि, चलिए अच्छा आप इसका नाम लिखना है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। AuCl का होल टाइम्स 4 और 2 नेगेटिव। एक तो ये है आप लोगों के पास। ये कौन है? Au कौन होता है? गोल्ड होता है, और गोल्ड को क्या कहते हैं हम लोग? ऑरेट कहते हैं। तो ये एक होमवर्क है आप लोगों का, कमेंट में आंसर बताना है इसका। और दूसरा है आप लोगों के पास AgBr4 और 3 नेगेटिव। तो ये है आपके पास, ये होमवर्क है आप लोगों का। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ लाइगेंड्स के नाम बता रहा हूँ जो आप लोगों के सिलेबस में है, और किस पे कितना क्या होता है? चार्ज होता है। एक केमिस्ट्री में NO2 होता है। ऐसे तो इसको हम लोग नाइट्राइट आयन कहते हैं, मगर जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो हम लोग इसको नाइट्रो भी लिख देते हैं, या फिर हम लोग इसको लिख देते हैं नाइट्रिटो N भी लिख देते हैं। तो NO2 नेगेटिव जो होता है वो नाइट्रो है जब लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा, या फिर हम इसको नाइट्रेटो N भी लिख देते हैं। PY जो होता है पायरिडीन होता है, PY क्या होता है? पायरिडीन होता है। चार्ज इस पे 0 होता है। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा, या कहीं भी PY लिखा होगा तो पायरिडीन लिखना, और पायरिडीन पे चार्ज 0 होता है, तो नाम भी पायरिडीन है, और जब लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा तो भी नाम इसका पायरिडीन ही है। ऐसे ही यहाँ पर एक होता है CH3OO नेगेटिव, इसको केमिस्ट्री में हम लोग एसीटेट आयन कहते हैं। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब इसको हम लोग कहते हैं एसीटेटो। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एसीटेटो कहते हैं। ये एसीटेटो कहलाता है, और इस पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है। CH3COO है, केमिस्ट्री में जो ये CH3COO होता है इसको एसीटेट आयन कहते हैं। जब ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब इसका नाम एसीटेटो होता है, और इस पे चार्ज -1 होता है। इसी तरह से H2O होता है, H2O को वाटर कहते हैं। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो इसका नाम एक्वा होता है। क्या नाम होता है बच्चों? एक्वा होता है, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। देखिए आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको लाइगेंड को ये नहीं पता कि भाई किसका नाम क्या होता है, या किस लाइगेंड का क्या नाम होता है, और उस पर कितना चार्ज होता है। तो इसलिए मैं सारे लिख दिए हैं मैंने इधर, जो आप लोगों के सिलेबस में है 12वीं लेवल पे। तो H2O को एक्वा कहते हैं। एक और इधर 1-2 और बताता हूँ, ऊपर इधर और बता रहा हूँ। NH3 तो आप लोगों को पता ही है। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये न्यूट्रल लाइगेंड होता है, इसको कहते हैं। ऐसे तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कार्बोनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कहते हैं। और कार्बोनाइल पे चार्ज हमेशा 0 होता है, तो न्यूट्रल होता है। कार्बोनाइल हमेशा न्यूट्रल होता है। इसी तरह से एक और यदि मैं आप लोगों को बताऊं,
तो एक होता है NH2 होता है। ऐसे तो ये केमिस्ट्री में अमीन होता है, बट ये जब लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो इसको हम लोग अमीडो कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीडो कहते हैं। और इस पे -1 चार्ज होता है। तो इस तरह के जो लाइगेंड है 12वीं लेवल पे या आपके सिलेबस में, वो मैं करीबन और ऑलमोस्ट इस साइड लिख चुका हूँ। तो एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और फिर उसके साथ साथ इस नेमिंग को यहीं पर हम लोग क्या देते हैं बच्चों? विराम देते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक तो क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह से आते हैं कि आपको कंपाउंड दे देते हैं। क्या दे देते हैं? कंपाउंड दे देते हैं और कहते हैं इसका नाम लिख दो। और कई बार नेम आ जाते हैं और आपसे कहते हैं इसका क्या लिख के दिखाओ? कंपाउंड लिख के दिखाओ या फॉर्मूला लिख के दिखाओ। जैसे कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये है पोटेशियम। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जिसका नाम है पोटेशियम टेट्रासाइनो। तो पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। तो निकलेट सेकेंड है। अब ये दे दिया है और आपसे कहा जाए कि भाई ये नेम है, इसका क्या लिख के दिखाओ? कंपाउंड लिख के दिखाओ या फॉर्मूला लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले तो आपको पता है कि निकलेट आ गया, तो निकलेट से पता चल गया आप लोगों को ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कौन है यहाँ पर? पोटेशियम पहले है, तो के को पहले लिख दो। आप लोग लिख दिया के को। अब कह रहा है कि टेट्रासाइनो निकलेट है, तो निकलेट मतलब निकल है, और निकल के साथ कितने जुड़े हैं? साइनाइड 4 जुड़े हैं, तो CN हो गया है, टेट्रासाइनो हो गया। अब देखिएगा, यदि मैं खाली पोटेशियम को लिखता तो अभी यहाँ पर निकल के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। बट यहाँ तो निकल के ऊपर कितना चार्ज है? तो 2 तो तभी आ सकता है जब पोटेशियम कितने हो? 2। तो थोड़ा आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो यदि आप पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड का फॉर्मूला लिखेंगे तो बनेगा K2 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर या स्क्वायर ब्रैकेट NiCN का होल टाइम्स 4 होते हैं। यदि आपने खाली K लिख दिया तो आप निकल पे चार्ज निकाल के देखना, तब निकल पे जो चार्ज बैठेगा वो 3 बैठेगा, बट यहाँ पर चार्ज कितना है? 2 है। तो वो आप लोगों को खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर कितना लगेगा। जैसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम। चलिए, पोटेशियम है एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, पोटेशियम। तो ये पोटेशियम हो गया है। उसने बोला ट्राई ऑक्सीलेटो, तो ट्राई ऑक्सीलेटो हो गया। तो ट्राई ऑक्सीलेटो, तो ट्राई ऑक्सीलेटो है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो है, और फेरेट थर्ड है। तो फेरेट थर्ड, तो ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड है। अब आपसे कहा जाए कि भाई इसका नाम लिखेगा, तो कैसे नाम लिखेंगे? तो देखिएगा बच्चों, इसका नाम कैसे करेंगे। आपको पता है कि भाई फेरेट आ गया है, तो मतलब आयरन से बना है, फेरेट है। अब फेरेट जहाँ पर आ रहा है, 8 जहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब कैसे लिखेंगे? पोटेशियम पहले लिखा हुआ है तो K लिख देते हैं। तो K लिख दिया, अभी तो नंबर नहीं लिख रहे किसके कितने आते हैं। ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट है, तो फेरेट आ गया, तो इसको अब सेंट्रल मेटल एटम को पहले लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट में। ऑक्सीलेटो को कैसे लिखते हैं हम लोग? OX लिखते हैं। तो कितने हैं? ट्राई है, तो ट्राई के लिए 3 लगा दिया है। अब यहाँ पर यदि खाली K पोटेशियम रहा तो चार्ज देखते हैं कितना रहेगा। एक ऑक्सीलेटो पे कितना चार्ज होता है? -2 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 पे कितना हो गया? -6 हो गया। -6 में से 1 हटाइए प्लस का, तो कितना बचा? 5 है, मगर यहाँ तो 3 है, तो इसलिए आपको पोटेशियम यहाँ कितने लेने पड़ेंगे? 3 लेने पड़ेंगे। तो यदि आप 3 ले लेंगे तो चार्ज वही कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यदि घटाएंगे देखिएगा तो 1 पे -2, 3 पे -6, तो -6 में से 3 प्लस के घटा दो, तो 3 बच गए माइनस के, और उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के 3। तो ये वाला फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर है किसका? पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट सेकंड का है। तो इसलिए बच्चों 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में या कॉम्पिटिशन्स में। एक तो क्या होता है कि कंपाउंड दे देता है, नाम लिखिएगा, और कई बार नाम दे देता है और क्या कहते हैं? कई बार नाम दे देता है, क्या कहते हैं? कंपाउंड लिखिएगा या फॉर्मूला लिखिएगा। तो इसी तरह से जो नेमिंग थी हमारी अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, इसको हम लोग यहीं पर क्या देते हैं? विराम देते हैं। अब देखिए आगे का जो चीज़ है या आगे की जो भी बात है वो सब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर क्या है? बेस है। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको नेमिंग आ जाएगी, और यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे भाई साहब जी तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद, ठीक है।